कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, my name is Khurshid Anwar. I'm your online English teacher and trainer. Today in this video lecture, I'm going to teach you chapter number 82nd of Muntakhab Angrezi Grammar Part 2. And our today's topic is preposition. That's why whenever I think this class will be very helpful for you. So without wasting any time, I'm going to teach you, I'm going to make you understand what is preposition. Mr. Sufyan will read everything and inshallah ta'ala I will make you understand. So without wasting any time, I'm going to say, Mr. Sufyan, please put on your mic and just start to read what Khurshid sir has written about preposition. Continue please. अजीज क़ारीन, आइए अब हम अपने कोर्स के 82वें सबक में प्रीपोजिशन यानी हुरूफ जार्रा को तफसील से पढ़ते हैं। ये अंग्रेजी ग्रामर की बहुत अहम बहस है। अगर यूं कहा जाए कि प्रीपोजिशन के बगैर अंग्रेजी जुबान अधूरी है तो कोई गलत नहीं होगा। स्कूल और कॉलेज के हर एक इम्तिहान में प्रीपोजिशन से ज़रूर सवाल पूछा जाता है। असल जुमले में उनके इस्तेमाल से जुमला तवील हो जाता है और मुख्तलिफ मफ़हूम को अदा करने के लिए उनके इस्तेमाल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये इतनी तवील बहस है कि इस मौजू पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन यहाँ मुख्तसरन जिक्र किया जा रहा है, इसलिए इस बहस की अहमियत के पेश नज़र इस बहस को बगौर पढ़िए। चलिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स आई हैव रिटन इन दिस बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर मैंने बहुत सी बातें लिख दी है। पहली बात तो हमने ये लिखी है कि ये जो प्रीपोजिशन है अंग्रेज़ी ग्रामर की अहम बहस है। तो आप भी समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। आपके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। दूसरी बात इसमें ये लिखी गई है कि प्रीपोजिशन की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं यूँ कहूँ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान इस टॉपिक के बगैर अधूरी है तो गलत नहीं होगा। ये 100% सही है। तीसरी चीज़ ये बताई गई है कि अगर आप स्कूल, कॉलेज या कहीं भी आप एग्ज़ाम फेस करते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी आप एग्ज़ाम फेस करते हैं, तो उस वक्त आपसे प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस आता है। डियर स्टूडेंट्स, असल जुमले को ये तवील करता है। असल जुमलों तो कोई भी जो जुमला है वो डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट से बन जाता है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से कोई भी जुमला तैयार हो जाता है। ये जो प्रीपोजिशन है ये क्या करता है, एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ पैदा करता है। इसको अरबिक ग्रामर में हुरूफ जार्रा कहा जाता है। आप बखूबी जानते होंगे कि हुरूफ जार्रा की अहमियत क्या है। आपने एक सांस में भी याद किया था, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुज़खला रुब्बा हाशा मिन आदाफियन अला अत्ताइला। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के सारे प्रीपोजिशन को एक सांस में याद करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कमो बेस 150 से ज़्यादा प्रीपोजिशन मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कम हम 100 के करीब प्रीपोजिशन को या 80 के करीब प्रीपोजिशन को आने वाले 3 असबाक में हम पढ़ेंगे। मतलब ये एक तवील बहस है। यहाँ हमने एक बात ये भी लिखी है कि इस मौजू पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। चुनांचे मेरा इरादा भी है प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब के नाम से एक बुक लिखूंगा। वहाँ पर तमाम 150 प्रीपोजिशंस को वाज़े किया जाएगा। लेकिन इस किताब के अंदर हमने इतनी ज़्यादा तिवालत से नहीं लिखा है। इस किताब के अंदर भी लगभग 82 सफ़ात 82 पेजेस इस किताब के अंदर भी मौजूद हैं जो सिर्फ प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं और 3 चैप्टर दिया गया है। चैप्टर नंबर 82 भी इसी से रिलेटेड है, प्रीपोजिशन पार्ट 1, और चैप्टर नंबर 83 में आप पढ़ेंगे प्रीपोजिशन पार्ट 2, और चैप्टर नंबर 84 के अंदर आप पढ़ेंगे प्रीपोजिशन पार्ट 3। सो डियर स्टूडेंट्स, तैयार रहें कि पूरे ध्यान पूर्वक आप हमारे क्लास को सुने, हर प्रीपोजिशन को बगौर समझें। बताएं कि आप लोग रेडी हैं ना प्रीपोजिशन को बड़े शौक के साथ पढ़ने के लिए? प्लीज़ लिहाजा ये सबक थोड़ा तवील तो हो सकता है पर बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूरे सबक को बगौर समझिए।
अव्वले वाला हम ये समझेंगे व्हाट इज़ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है। मौलाना जवाब दीजिए जो इबारत में लिखी हुई है। प्रीपोजिशन अंग्रेजी जुबान के उन लफ्ज़ों को कहा जाता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन को जुमले के दूसरे लफ्ज़ों के जोड़ने का काम करते हैं। जैसे इन यानी में, एट यानी पर में, ऑन यानी पर, फ्रॉम यानी से, आफ्टर यानी के बाद, बिफोर यानी के पहले, सिंस यानी से, टू यानी तक वगैरह। जैसे Very मैं good. देवबंद में रहता तो हूँ, यहाँ पर मैं इन्होंने ये बताया कि मैंने जो क्वेश्चन कायम किया था कि व्हाट इज़ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, तो ये कहने लगे कि प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट अ नाउन टू द अनदर नाउन। कि प्रीपोजिशन अंग्रेज़ी ज़ुबान के ऐसा लफ्ज़ होता है जो एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करता है, जो एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से कनेक्ट करता है, यानी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के बीच में कनेक्टिंग का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या एक जुमले के अंदर एक ही प्रीपोजिशन आएगा? जवाब है नहीं। एक जुमले के अंदर आप 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 जितने भी प्रीपोजिशन आपको रिक्वायरमेंट हो रही है आप ला सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रीपोजिशन को यूज़ करेंगे वैसे वैसे जुमला तवील होता चला जाएगा, वैसे वैसे जुमले के अंदर अल्फाज बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम बड़े से बड़े जुमले को भी आसानी से बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। एक जुमला है, मैं देवबंद में रहता हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो सब्जेक्ट है आई और वर्ब है लिव, आई लिव। लेकिन देवबंद में के लिए यहाँ पर लफ्ज़ हमने यूज़ किया इनको, तो इन प्रीपोजिशन है और देवबंद एक तरीके से मजरूर है। तो इन हरफ जारा है और देवबंद मजरूर है। ये जार मजरूर से मिल करके आपस में मुताल्लिक़ हो गए अब लिव फेल के, और लिव फेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ात से मिलकर इस तरह ये जुमला फ़ियालिया ख़बरिया हुआ। तो जब कभी हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रीपोजिशन से बने हुए जुमलों में तरकीब करेंगे तो कुछ इसी तरीके से तरकीब करेंगे जैसा कि हम लोग अरेबिक लैंग्वेज में हुरूफ जारा से रिलेटेड तरकीब पढ़े थे। वो घर पर नहीं है, ही मुब्तदा है, इज़ वास्ता है, एट हमारा प्रीपोजिशन है यानी हुरूफ जारा है, और होम मजरूर है। जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हो गया, जार मजरूर से मिलकर किसी के मुताल्लिक़ हुआ जो यहाँ छुपा हुआ है। सो ही इज़ एट होम, वो घर पर है। हम लोग देहरादून से आ रहे हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम देहरादून। मज़कूरा जुमलों में इन, एट, फ्रॉम प्रीपोजिशन है जो अपने से माबाद के लफ्ज़ को माक़बल से जोड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? मकाम, और प्री का मतलब क्या होता है? पहले। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी आप किसी शय, किसी इस्म के मकाम को वाज़ेह करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको प्रीपोजिशन ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रीपोजिशन की कितनी किस्में हैं? जवाब आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, मौलाना पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू प्लीज़। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन की किस्में। अंग्रेजी ग्रामर में बुनियादी तौर पर प्रीपोजिशन की 4 किस्में होती हैं। इस सबक में सिर्फ सिंपल प्रीपोजिशन को जिक्र किया जाएगा। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 कंपाउंड प्रीपोजिशन, नंबर 3 फ्रेज प्रीपोजिशन और नंबर 4 पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रीपोजिशन के अक़साम को समझें। देखिए, प्रीपोजिशन में बाज़ लफ्ज़ वो हैं जो बड़े छोटे हैं, 1 सिलेबल वाले प्रीपोजिशन होते हैं। सिलेबल क्या कहते हैं? अल्फाज के टुकड़ों को कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, इन, हमज़ा नून ज़ेर इन, ऑन, हमज़ा वाव ज़बर ऑन, ऑन। इसी तरीके से कहना आप कह लीजिए डाउन, DOWN डाउन। इसी तरीके से अप, UP अप, हमज़ा पा ज़बर अप। ये 1 सिलेबल वाला वर्ड्स होता है। अब सिलेबल क्या होता है? खुद लफ्ज़ प्रीपोजिशन पर हम गौर करते हैं कितने इसके अंदर सिलेबल है। देखिए, PRE प्री एक सिलेबल है, PO पो दूसरा सिलेबल है, SIC जी प्री पो जी 3 सिलेबल हो गए, और चौथा सिलेबल इसके अंदर शन। इस तरीके से प्रीपोजिशन खुद 4 सिलेबल वाला वर्ड्स है।
तो अंग्रेजी ज़ुबान के अंदर जो प्रीपोजिशन है उनमें से बाज़ प्रीपोजिशन वैसे हैं जो वन सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा टू सिलेबल वाले वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिंपल प्रीपोजिशन के ज़ैल में जिक्र किया गया। वो तमाम प्रीपोजिशन जो वन सिलेबल वाले होते हैं यानी बहुत ही मुख्तसर हैं, बहुत छोटे हैं, उनको तो सिंपल प्रीपोजिशन में रखा गया है। फ्रेज प्रीपोजिशन वो होंगे जो दो या दो से ज़्यादा सिलेबल से मिलकर बने हों। कंपाउंड प्रीपोजिशन भी लगभग ऐसा ही होता है और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। सो एवरीथिंग वी विल स्टडी वन बाय वन, हम एक एक करके तमाम को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिंपल प्रीपोजिशन कितने हैं। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पर इनकी तादाद लगभग 26 दिखाई जा रही है और एक एक करके हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए सिंपल प्रीपोजिशन पढ़िए मौलाना। सिंपल प्रीपोजिशन उन हुरूफ जारा को कहा जाता है जो इंतहाई छोटे और मुख्तसर होते हैं। वो किसी दूसरे लफ्ज़ से मिलकर बने हुए नहीं होते हैं और उन्हें एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो तो किसी मैंने दूसरे बताया ना लफ्ज़ जो वन सिलेबल वाले, लगभग जो वन सिलेबल वाले प्रीपोजिशन है या ज़्यादा से ज़्यादा टू सिलेबल वाले प्रीपोजिशन है जो मुख्तसर हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो यही होते हैं, कौन वाले? सिंपल प्रीपोजिशन। उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन के या फ्रेज प्रीपोजिशन के, वो इतने मुश्किल नहीं होते हैं। कुछ मशहूर सिंपल प्रीपोजिशन नीचे मामसला जिक्र किया जा रहा है, जिक्र करके समझाया जा रहा है, उन्हें गौर से समझिए। पहला प्रीपोजिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको एट, दूसरा इन, तीसरा है इनटू और चौथा है हमारा ऑन, पांचवा है अपॉन और छठे में ऑन टू, ओवर, अबव, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ वाला, अप टू, डाउन, विद, बाय, टू, अंडर, बिलो, वाइल, ड्यूरिंग, आउट, आउट ऑफ, टिल और अनटिल। इन सब के बारे में अब हम इस सबक में स्टडी करेंगे। पहले प्रीपोजिशन को समझते हैं। यूज़ ऑफ एट बिफोर टाइम। देखिए ये एट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो टाइम से पहले भी आता है और ड्यूरेशंस यूज़ ऑफ एट बिफोर प्लेस, ये प्लेस यानी जगह से पहले भी आएगा। कहते हैं यूज़ ऑफ एट बिफोर एंड, बिगिनिंग, टॉप, बॉटम, बैक, फ्रंट, यहाँ पर इसका यूज़ हो जाता है। यूज़ ऑफ एट बिफोर नंबर्स एंड गोल ऑफ एक्शंस, ये एक अलग इसका इस्तेमाल यहाँ दिखाया जाएगा। यूज़ ऑफ एट बिफोर होटल्स, बिल्डिंग, शॉप्स एंड नेम्स वगैरह, यहाँ पर एक अलग इसका जो है आपको देखने को मिलेगा। और आपको मज़ीद लफ्ज़ एट से बहुत तरह के फ्रेजल वर्ब बनते हुए भी दिखेंगे, यानी ऐसे वर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे जिसका सिला फ्रेजल वर्ब के तौर पर, जिसका सिला जो है ना एट हो रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम एक एक करके स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जब टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के टाइम होते हैं। एक होता है कैलेंडर टाइम और दूसरा होता है वॉच टाइम। कैलेंडर टाइम के अंदर दिन, महीना, साल का जिक्र होता है, तो वॉच टाइम के अंदर घड़ी के जो औकात है उसमें घंटे, इसी तरीके से कह लीजिए मिनट वगैरह का, या मॉर्निंग, इवनिंग, सनराइज़, ये जो कोई ख़ास टाइम होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आम तौर पर लफ्ज़ ऐट को वॉच टाइम से पहले इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप घड़ी वाला टाइम बोलते हैं, जैसे 10 बजे, 5 बजे, 12 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो उससे पहले आपको ऐट लगाना लाजमी होगा। इसी तरीके से आप घंटे के नाम के साथ साथ मिनट भी जिक्र करें, 9:30 बजे, 10:30 बजे, तब आपको ऐट लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप ये कहते हैं सूरज निकलने के वक्त पर, लंच के वक्त पर, आधे दिन में, आधी रात में, तो इन सब मौके पर भी हम लफ्ज़ ऐट को प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ एट बिफोर टाइम। बसा औकात लफ्ज़ एट को वॉच टाइम यानी घड़ी के औकात से पहले इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एट 5 o'clock 5 बजे, एट 10 o'clock 10 बजे, एट 9:30 यानी 9:30 बजे। या लफ्ज़ एट को टाइम ऑफ डे एंड नाइट यानी दिन और रात के औकात से पहले इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एट सनराइज टाइम यानी तुलुए आफ्ताब के वक्त, एट लंच टाइम यानी दोपहर के खाने के वक्त, एट मिड डे यानी दोपहर में, एट सनसेट यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त, एट नाइट यानी रात में। लेकिन फिर मॉर्निंग में क्यों आता है इन द मॉर्निंग? अच्छा, मॉर्निंग में क्यों आता है? देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइमिंग में भी दो होते हैं, एक शॉर्ट टाइम होते हैं, एक लॉन्ग टाइम हो जाता है।
तो जो शॉर्ट टाइम होता है ना, तो आमतौर पर उससे पहले तो हम ऐट को प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब कोई टाइम बहुत लॉन्ग हो जाता है, जैसे कि 1 महीना हो गया, तो इन द मंथ बोलेंगे। इसी तरीके से जो है डियर स्टूडेंट्स, ईयर आ गया तो इन ईयर बोलते हैं उससे पहले। तो जब लॉन्ग टाइम के बारे में हम डिस्कस करते हैं ना, जैसे कि कैलेंडर टाइम में होता है, इन अ वीक बोलते हैं, इन अ मंथ बोलते हैं, इन अ ईयर बोलते हैं। अब अगर देखा जाए टाइम ऑफ डे एंड नाइट में, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है ना लंबा, वो आ जाता है हमारा मॉर्निंग। ये सुबह रात 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक कंटिन्यू चलता है, बहुत लंबा है, लगभग 12 घंटे का। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका यूज़ एट द मॉर्निंग नहीं है, इन द मॉर्निंग है। कंटिन्यू। एट द वीकेंड, हफ्ते के आखिर में। एट मिडनाइट यानी आधी रात में। एट द सेम या एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट टाइम, ठीक उसी वक्त। या त्योहारों के नाम से पहले इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एट दिवाली यानी दिवाली में, एट ईद यानी ईद में, एट क्रिसमस यानी क्रिसमस पर, एट बर्थडे यानी जन्मदिन पर। यहाँ पर जैसे कि मे भी कर सकते हैं या पर भी, जैसे कि मैं आपको दिवाली पर एक गिफ्ट दूंगा, आपको मैं ईद पर एक गिफ्ट दूंगा, तो यहाँ पर आप मे भी तर्जमा कर सकते हैं और चाहे तो पर भी तर्जमा कर सकते हैं। अब आप ये जहन में रखिए कि जब भी हम घड़ी के औकात के बारे में बातचीत करेंगे तो हम ऐट को ज़रूर प्रयोग करेंगे टाइम से पहले। इसी तरीके से जब कभी हम टाइम ऑफ डे और नाइट की बात करेंगे, यानी दिन और रात के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं टाइम के, उसके बारे में बातचीत करेंगे, तो उस वक्त भी हम आमतौर पर ऐट को प्रयोग करेंगे। और तीसरा पॉइंट आ गया कि जितने भी फेस्टिवल्स नेम हैं, यानी जो त्योहारों के नाम हैं, उनसे पहले आमतौर पर ऐट को प्रयोग किया जाएगा। मिसाल है, मैं 7 बजे ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस एट 7 o'clock एंड आई कम बैक एट 11:30। अच्छा, हमें रात में बाहर जाना पसंद नहीं है, वी डोंट लाइक गोइंग आउट एट नाइट। वो फ़िलहाल मशगूल है, ही इज़ बिजी एट द मोमेंट। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एट बिफोर प्लेस। अब हम पढ़ेंगे कि लफ्ज़ ऐट को जगहों के नाम से पहले कब प्रयोग किया जाता है। देखिए, बहुत से ऐसी जगह हैं जिनके नामों से पहले डियर स्टूडेंट्स आप इनको प्रयोग करेंगे। मसलन जब कभी आप बड़ी सिटी की बात करते हैं, जैसे आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, मेरठ शहर की बात कर रहे हैं, मुंबई, कश्मीर, यहाँ पर जो बड़े बिग प्लेस होते हैं, जैसे कि सिटी और कंट्री के नाम होते हैं, उनके नामों से पहले तो आमतौर पर इनको यूज़ किया जाता है। लेकिन जो छोटी छोटी जगह होती हैं, जैसे कि विलेज है, जैसे कि आप दरवाजे पे है, कॉलेज में हैं, डियर स्टूडेंट्स आप किसी बस स्टॉप पे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, ये सब स्मॉल प्लेसेस होते हैं। तो स्मॉल प्लेसेस से पहले आमतौर पर ऐट को प्रयोग किया जाएगा और बिग प्लेसेस से पहले इनको प्रयोग किया जाता है। चलिए मौलाना पढ़िए तो बसा औकात। बसा औकात लफ्ज़ एट को स्मॉल प्लेसेस यानी छोटी जगहों से पहले इस्तेमाल किया जाता है, जैसे होम, एट होम यानी घर पर, एट द बस स्टॉप यानी बस अड्डे पर, एट द डोर यानी दरवाजे पर, एट कॉलेज यानी कॉलेज में, एट स्कूल यानी स्कूल में, एट द स्टेशन यानी स्टेशन पर, एट माई विलेज यानी मेरे गांव में। माइक ऑन है क्या? कोई एक्स्ट्रा माइक ऑन हो तो बंद कर दीजिएगा प्लीज। हाँ चलिए, एट माई विलेज। अगर कोई बड़ी जगह जैसे शहर वगैरह कोई इससे भी बड़ी जगह के मुकाबले में हो, तो उससे पहले भी लफ्ज़ एट को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एट दिल्ली इन इंडिया यानी हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में, एट मेरठ इन यूपी यानी यूपी के मेरठ शहर में। दिल्ली और मेरठ दोनों ही बड़े शहर हैं, उनसे पहले लफ्ज़ इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वो दोनों इंडिया और यूपी के मुकाबले में छोटे शहर हैं, इसलिए लफ्ज़ एट को इस्तेमाल किया गया है। भी एक कन्फ्यूज़न दूर कर दिया गया है कि जब आप तकाबुल में बात कर रहे हैं कि आप सिटीज़ को कंट्री के साथ जोड़ करके या छोटे शहरों को आप स्टेट से जोड़ करके आप बात कर रहे हैं, तो जो बड़े शहर होंगे ना उनसे पहले ही इन लगेगा, और उसके मुकाबले में चूँकि ये छोटा हो गया और लफ्ज़ों में उसको हम जिक्र भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कंट्री को जिक्र कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं आप, तो ऐसी जगहों पर आप दो प्रीपोजिशन लाएंगे, एक यूपी लाएंगे और एक जो है स्मॉल प्लेस लाएंगे। तो जो छोटा वाला होगा ना उससे पहले एट लगाएंगे, जो बड़ा वाला होगा उससे पहले इन लगाएंगे। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया ना? हाँ या ना? मैं बस अड्डे पर खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, कोई दरवाजे पर है, समबडी इज़ एट द डोर, मेरा भाई इंडिया के दिल्ली शहर में रहता है, माई ब्रदर लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया।
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब हम बात करेंगे लफ्ज़ एट का बिफोर, एंड, बिगिनिंग, टॉप, बैक, फ्रंट। जब कभी भी हम एक तरीके से सिमतों की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं, जिसको अरेबिक लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा फ़ौका, अमामा, ठीक है। तो ये जो हमारा सिमत को यानी जिहाद को ज़ाहिर करने वाले वर्ड्स होते हैं, उनसे पहले भी हम आम तौर पर लफ्ज़ एट का प्रयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए मौलाना पढ़िए। बसा औकात अंग्रेजी जुबान में लफ्ज़ एट को किसी चीज़ की इब्तिदा और इंतहा या किसी चीज़ के ऊपर या नीचे, आगे या पीछे की सिमत को ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे आप एट द देखिएगा एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के ऊपरी सतह पर, एट द बॉटम ऑफ द बुक, बुक की निचली सतह पर, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के बिल्कुल आखिर में, एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के आखिर में, एट द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, अप्रैल की शुरुआत में, एट द बिगिनिंग ऑफ कोर्स, कोर्स के एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, कोर्स की शुरुआत में, एट द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के बिल्कुल सामने, एट द बैक ऑफ द पीपल, लोगों के बिल्कुल पीछे। मैं इस महीने के आखिर में आपको इत्तला दूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू एट द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, मेरी गाड़ी इस गली के एंड में है, देर इज़ माई कार एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट। हमें पार्टी में खूब मज़ा आया, वी enjoyed एट द पार्टी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स, जब कभी भी हम नंबर को अपने जुमलों में यूज़ करते हैं, जैसे 10, 20, 50, 100, कोई भी आप नंबर यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले डेफिनेटली आपको किसको यूज़ करना पड़ता है? ऐट को यूज़ करना पड़ता है। चाहे वो नंबर्स आपकी एज का हो, चाहे वो नंबर स्पीड के बारे में हो, चाहे वो नंबर प्राइस यानी कीमत को बता रहा हो, चाहे आप उस नंबर से टेम्परेचर को बता रहे हो। बहरहाल, इफ़ यू आर यूजिंग नंबर्स इन योर सेंटेंसेस, देन यू विल हैव टू यूज़ एट बिफोर नंबर। ओके, कभी आप अपने गोल्स की बात करते हैं, किसी काम के जो गोल्स हो जाते हैं, उसके बारे में बातचीत करने के लिए भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में लफ्ज़ एट को यूज़ करते हैं। पढ़िए मौलाना। बसा औकात लफ्ज़ एट को एज यानी उम्र, स्पीड यानी रफ्तार, प्राइस यानी कीमत और टेम्परेचर यानी हरारत की तादाद या किसी काम को करने के मकसद की तरफ इशारा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक मिसाल लेंगे कि मैंने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। आई लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 16। ट्रेन फी घंटा 80 मील की रफ्तार से चल रही थी। द ट्रेन वॉज रनिंग एट 80 मील्स पर आवर। पानी 100 डिग्री की हरारत पर उबल जाता है। द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मेरी तरफ घूर कर क्यों देख रहे हो? वाई आर यू लुकिंग एट मी? यहाँ पर लुक का सीला एट है, सीले के तौर पर यूज हुआ है। बहरहाल डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट होटल्स, बिल्डिंग्स एंड शॉप्स नेम, जब कभी आप किसी होटल, चूँकि होटल, बिल्डिंग्स और शॉप्स ये एक पब्लिक प्लेसेस होते हैं। पब्लिक प्लेसेस का मतलब ये कोई ख़ास लोगों के लिए नहीं होते हैं। हर तरह के लोग होटल्स में आते हैं, हर तरह के लोग किसी बिल्डिंग में शामिल हो जाते हैं या घुस जाते हैं। शॉप एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर किस्म के लोग आते हैं। वो हमारे घरों की तरह नहीं होते हैं कि गैर लोग इसमें नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके के जब पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उनसे पहले आमतौर पर एट को यूज़ किया जाता है। तो यू कैन ऑल्सो से वी यूज़ एट बिफोर पब्लिक प्लेसेस सच एज होटल्स, बिल्डिंग्स, शॉप्स और प्लेटफॉर्म्स और बस स्टॉप और अदर एनीवेयर। चलिए मौलाना। बसा औकात इमारतों, होटलों, दुकानों, प्रोग्रामों के नाम से पहले लफ्ज़ एट को इस्तेमाल किया जाता है। मीटिंग में बहुत सारे लोग थे। देयर वर मेनी पीपल एट द मीटिंग। वह लोग रॉयल पैलेस पर थे। दे वर एट द रॉयल पैलेस। मैं डॉक्टर की क्लिनिक पर था। आई वॉज एट द डॉक्टर्स क्लिनिक। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको एट के बारे में बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा। चलिए मौलाना पढ़िए तो बसा औकात। बसा औकात लफ्ज़ एट को किसी वर्ब के आखिर में सिला के तौर पर फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे में देखिएगा अराइव अराइव एट समवेयर, किसी जगह पर आप पहुंचे ना, जिस जगह पर आप पहुंचेंगे ना उससे पहले एट लगाइएगा। आई हैव अराइव्ड एट दिल्ली। मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ। एम एट समथिंग।
किसी चीज़ के तरफ हदफ बनाना, निशाना बनाना। जिस चीज़ की तरफ आप हदफ और निशाना बना रहे हैं उससे पहले आप डियर स्टूडेंट्स एट को प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से कम एट पता लगाना, हमला करना, ड्राइव एट इरादा करना, मतलब रखना, गेट एट पहुंचना, आर्ग्यू करना, गो एट कोशिश करना, बहस करना, बहस शुरू करना, जंप एट फौरन कबूल करना, डीप एट लगे रहना, लाफ एट समबडी किसी पर हंसना, रन एट हमला करना, दौड़ना, और स्टिक एट में लगे रहना, वर्क एट लगा रहना, भीड़ जाना पूरे तौर पर। हम अभी अभी देवबंद पहुँचे हैं। वी हैव जस्ट अराइव्ड एट देवबंद। जहाँ पहुँचे हैं उससे पहले आप डियर स्टूडेंट्स एट को प्रयोग करेंगे। बहरहाल मुझे लगता है कि पूरा घंटा सिर्फ लफ्ज़ एट ही ले लिया, हालांकि इन और ऑन भी पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स लफ्ज़ इन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा था कि टाइम से पहले एट को प्रयोग किया जाता है, वैसे ही टाइम से पहले इनको भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि प्लेसेस से पहले ऐट को प्रयोग किया जाता है, वैसे ही इनको भी प्लेसेस से पहले प्रयोग किया जाता है। अब क्या फ़र्क होगा दोनों में? बस ये समझना होगा कि लफ्ज़ ऐट को वॉच टाइम से पहले और लफ्ज़ इन को कैलेंडर टाइम से पहले प्रयोग किया जाता है। कैलेंडर टाइम में क्या आएगा? जैसे किसी महीने का आप नाम जिक्र कर रहे हैं, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, 6 महीने में, 7 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 50 साल में, 19वीं सदी में, गर्मी में, ठंडी में, ये सब चीज़ें कैलेंडर में आती हैं। लिहाजा इन तमाम कैलेंडर टाइम को जाहिर करने वाले वर्ड्स को पहले हम वर्ड से पहले हम आमतौर पर इनको प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? हाँ या ना बताइए प्लीज़। जी सर। कुछ टाइमिंग वर्ड्स ऐसे हो जाएंगे जो वॉच टाइम से, बल्कि वो डे ऑफ टाइम होते हैं। जैसे हम कहते हैं दोपहर में, शाम में, सुबह में, एक हफ्ते में, मॉर्निंग में, तो इनसे पहले भी आप इनको प्रयोग करिएगा। एक है लंच टाइम और एक है दोपहर में। तो दोपहर में अलग चीज़ है, लंच टाइम एक मखसूस टाइम होगा, इससे पहले हम इन ऐड को प्रयोग करेंगे। और इनको जो है ना आमतौर पर मखसूस टाइम से पहले नहीं प्रयोग करते हैं। ओके, ये लॉन्ग टाइम से पहले इसको प्रयोग किया जाता है। चलिए डिटेल्स मौजूद है, पढ़िएगा मौलाना। बसा औकात। बसा औकात लफ्ज़ इनको लॉन्ग पीरियड यानी लंबे वक्त को जाहिर करने वाले अल्फाजों से पहले इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि महीनों, सालों और मौसमों के नाम से पहले, या सुबह, दोपहर और शाम के नाम से पहले। मसलन इन अक्टूबर में, इन 1947 यानी 1947 में, इन द 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी में, इन समर यानी गर्मी में, इन द विंटर यानी ठंडी में, इन द एज ऑफ 20 यानी 20 साल की उम्र में, इन द पास्ट यानी माजी में, इन द फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में, इन द लास्ट फ्यू डेज यानी पिछले चंद दिनों में, इन अ फ्यू मिनट्स यानी चंद मिनटों में, इन 6 मंथ्स यानी 6 महीने में, इन 20 ईयर्स यानी 20 सालों में, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में, इन द इवनिंग यानी शाम में, इन 4 वीक्स यानी 4 हफ्तों में वगैरह। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मिसालें लिखी गई हैं, जैसे कि ट्रेन चंद ही मिनटों में रवाना होगी। द ट्रेन विल लीव इन अ फ्यू मिनट्स। मैं गर्मी की छुट्टी में गांव जाऊंगा। वी विल गो टू माई विलेज इन समर वोकेशंस। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री इन 1947। आप 3 महीने में अंग्रेज़ी सीख लेंगे। यू विल लर्न इंग्लिश इन 3 months। मैं तुमसे सुबह में मिलूँगा। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब हम बात करेंगे लफ्ज़ इन टाइम और ऑन टाइम में क्या फ़र्क है। जब आप कहते हैं कि मैं वक्त पर पहुंच गया या वक्त पर पहुंच जाऊंगा, तो आप वहां पर इन टाइम को यूज़ करेंगे या ऑन टाइम को यूज़ करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें क्लियर कर लेना चाहिए। पहले आप इबारत सुने, फिर मैं समझाता हूँ। चलिए मौलाना। डिफरेंस बिटवीन इन टाइम एंड ऑन टाइम। क्या आप इन टाइम और ऑन टाइम के दरमियान फ़र्क समझते हैं? अगर नहीं तो बगौर समझिए। अगर आपकी ट्रेन 10 बजे थी और आप 9:30 बजे या 9:50 पर या 9:55 तक स्टेशन पर पहुंच गए, तो आप कह सकते हैं कि आई रीच द स्टेशन इन टाइम, यानी मैं स्टेशन वक्त पर पहुंच गया था। और आपकी ट्रेन ठीक 10 बजे स्टेशन से रवाना हुई, तो आप कह सकते हैं द ट्रेन डिपार्चर्ड ऑन टाइम, यानी ट्रेन वक्त पर रवाना हुई।
आपको शायद इबारतों से पूरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने ये समझाने की कोशिश किया है कि इन टाइम का यूज़ तो तब किया जाता है कि जो वक्त मुकर्ररा है उस वक्त मुकर्ररा से ऐन क़ब्ल आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं या किसी काम को कर रहे हैं, ऐन क़ब्ल करना है, ऐन वक्त पर नहीं करना है या लेटर नहीं करना है। अगर लेटर करोगे या ऑन टाइम करोगे यानी बिल्कुल वक्त पर कर रहे हो, ना आगे ना पीछे, तो इस सूरत में तो आप इनको नहीं यूज़ करोगे। जब आप ऐन क़ब्ल आप किसी काम को यानी वक्त से पहले ही आप किसी काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं या किसी भी एक्टिविटी को आप कर दे रहे हैं, तो आप कहिएगा कि मैंने इस काम को वक्त पर कर दिया, मतलब वक्त से क़ब्ल ही कर दिया। और जब आप ऐन टाइम की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उस सूरत में आप ऑन टाइम बोलिएगा। और अगर आप वक्त के बाद में कर रहे हैं, जो टाइम था उस टाइम पर भी नहीं किए, पहले भी नहीं किए, तो फिर आप लेट टाइम पे चले जाइएगा, वो लेट टाइम हो जाएगा। इन दी एंड एट द फर्स्ट, इन दी एंड एट द फर्स्ट। हर काम का एक इब्तिदा है और उसकी एक इंतहा भी है। जब आप किसी काम की इब्तिदा की बात करेंगे तब तो एट लाएंगे, और जब उसकी इंतहा की बात करेंगे ना तो फिर वहाँ पर एक इन ला सकते हैं। तो ये है, एंडिंग टाइम बताने के लिए हम यूज़ करेंगे इन को, और स्टार्टिंग टाइम को बताने के लिए हम यूज़ करेंगे एट को। पढ़िए मौलाना, किसी चीज़ की किसी चीज की बिल्कुल इब्तिदा के लिए एट, जबकि किसी चीज की बिल्कुल इंतहा के बारे में बात करने के लिए इन द एंड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शुरू में हम एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन आखिर में हम एक अच्छे दोस्त बन गए। एट द फर्स्ट वी डिडंट लाइक ईच अदर वेरी मच, बट इन द एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक और बात करेंगे, वी यूज़ इन बिफोर प्लेसेस नेम। हम इनको इस्तेमाल करते हैं जगहों के नामों से पहले भी, जब कभी आप किसी जगह की बात करते हैं। अब देखो कि ये जो प्लेस है ना, ये कैसा है, क्या आप इसे बहुत बड़ी जगह की बात कर रहे हैं या छोटी जगह है लेकिन वो एक गोल सर्कल में होना चाहिए। तसव्वुर कीजिए कि मैं एक गोल सर्कल बनाता हूँ और उसके अंदर आपको रख देता। अब वो गोल सर्कल क्या है? वो गोल सर्कल अगर वर्ल्ड है तो आप बोलिएगा इन द वर्ल्ड। अगर वो जो गोल सर्कल है वो एक कंट्री है तो फिर बोलिएगा इन द कंट्री। और अगर वो गोल सर्कल कोई शहर है जैसे दिल्ली है तो बोलिएगा इन दिल्ली। अगर वो कोई टाउन है जैसे देवबंद एक टाउन है, यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं इन द टाउन में कि आई लिव इन देवबंद। इसी तरीके से जो गोल सर्कल है बहुत छोटी जगह है लेकिन वो आप उस गोल दायरे के अंदर है, उसकी चार दीवारी के अंदर है, तब आप एट नहीं प्रयोग करिएगा। हम दो जुमले बोलेंगे, आई एम एट द गार्डन, आई एम इन द गार्डन, दोनों बोल सकता हूँ। लेकिन जब मैं आई एम एट द गार्डन बोलूँगा ना तो इसका मतलब होगा कि मैं गार्डन से बाहर उसके दरवाजे पर या उसके आसपास हूँ, लेकिन बाहर हूँ, चार दीवारी के अंदर नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही चार दीवारी में घुस जाइएगा उसकी बाउंड्री के अंदर, तो अब आप एट नहीं यूज़ कीजिएगा, अब आप यूज़ कीजिएगा आई एम इन द गार्डन। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक बाग में, इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में। जब आप बिल्डिंग के दरवाजे पर हैं, बाहर हैं, मतलब उसके आसपास हैं, उसके एरिए में हैं, तो फिर उस सूरत में बोलेंगे आई एम एट द बिल्डिंग, कि मैं बिल्डिंग में हूँ, बिल्डिंग पर हूँ, मतलब उसके दरवाजे पर हूँ। आई एम एट द डोर ऑफ द बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग के दरवाजे पर हूँ। लेकिन जब आप उस बिल्डिंग के इंटर कर गए, अंदर घुस जाएंगे उसकी चार दीवारी मतलब दीवारों के अंदरूनी हिस्से में, तो फिर डियर स्टूडेंट्स अब आपको इन यूज़ करना होगा। इसी तरीके से आप कहते हैं आई एम एट द हाउस, आई एम इन द हाउस। हम इन द हाउस तब बोलते हैं जब हम घर के अंदर होते हैं। आई एम इन द रूम भी बोल सकते हैं। आई एम इन अ बोटल, एक छोटे से बोतल को देखो, इस बोतल में अगर आप कोई सामान रखते हो तो वहाँ भी। इन द सी बहुत बड़ा है, रिवर बहुत बड़ा है, स्काई आसमान, इन माई माउथ मेरे मुंह में, देखो मुंह कितना छोटा है, लेकिन अंदर घुस गया ना कोई चीज़ तो फिर इनको यूज़ करेंगे। मैंने बहुत सी मिसालें दे दिया, जितनी मिसालें दे दिया हूँ ना, इन मिसालों को ही अगर आप रट लीजिए तो आपको मसला हल हो जाएगा। अगर कोई शख्स नहीं सॉरी अगर कोई शय किसी चार दीवारी के अंदर हो, इस तौर पर कि शय मजरूफ चारों तरफ से घिरा हुआ हो, तो ज़र्फ़ पर दलालत करने वाले लफ्ज़ों से पहले लफ्ज़ इनको इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इन द कंट्री, मुल्क में, इन अ टाउन और सिटी, शहर में, इन अ गार्डन, एक बाग में, इन अ बिल्डिंग, किसी इमारत में, इन अ हाउस, एक घर में, इन अ रूम, एक कमरा में, इन अ बोतल, एक बोतल में,
इन द सी समुद्र में, इन द रिवर नदी में, इन द स्काई आसमान में, इन माई माउथ मेरे मुंह में, इन माई माइंड मेरे जहन में, इन अ लाइन एक लाइन में, इन अ क्यू एक लाइन में कतार में, इन अ रॉ का मतलब सफ़, मैं एक सफ़ में हूँ। आई एम इन द स्ट्रीट में, गली में, इन अ कंप्यूटर में, इन अ फोटोग्राफ कोई फ़ोटो बनाया आपने, उस फोटोग्राफ के अंदर एक छोटा सा जो है ना चिड़िया आपने डाल दिया, तो बोलेंगे चिड़िया इस फोटोग्राफ में है, तो यहाँ भी आप इनको यूज़ करिएगा। इन अ मिरर शीशे में, और इन द बुक किताब में, इन अ न्यूज़पेपर अखबार में, इन द कॉर्नर कोने में। देखेंगे कुछ मिसालें। कमरे में बाग में कोई नहीं था, देयर इज़ नो बडी इन द रूम, या देयर इज़ नो बडी इन द गार्डन। दुनिया में बहुत से ममालिक हैं, देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उन लोगों को देखो पुल में नहा रहे हैं। लुक एट दोज पीपल स्विमिंग इन द पूल। हम लोग लाइन में खड़े हैं। वी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। मैंने आपकी तस्वीर कंप्यूटर में देखी थी। आई सा योर पिक्चर इन कंप्यूटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स विद इन से कुछ और मिसालें ले लेते हैं, जैसे इन द रेन बारिश में, इन द सनलाइट सूरज की रोशनी में, इन द शेड साये में, इन द डार्क अंधेरे में, इन द बेड वेदर ख़राब मौसम में, इन कैश में, यानी जब आप अदायगी कर रहे हैं ना, इन कैश करो। इन लव मोहब्बत में, इन माई ओपिनियन मेरे जहनों में, मेरे ख्याल में, इन बेड कंडीशन बुरी हालत में, इन बेड मूड बदमिजाजी में, इन योर पेंटिंग तुम्हारी पेंटिंग में, इन इस्लाम में, इन माई रिलीजन मेरे मजहब में, इन द एक्सीडेंट हादसे में, इन अ ट्रिप एक सफ़र में। फ्रेजल वर्ब विद इन, बहुत से ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर फ्रेजल वर्ब को इन से बनाया जाता है। लफ्ज़ इन को किसी वर्ब के आखिर में सिला के तौर पर फ्रेजल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आस्क इन किसी से आने की दरख्वास्त करना, ब्रेक इन, ब्लेंड इन, ब्रिंग इन। इसी तरीके से बीट इन, चेक इन, कम इन, फिल इन, फॉल इन लव, कलर इन, फिट इन, हैंड इन। इसी तरीके से जंप इन, लॉक इन, रश इन, स्टे इन और टेक इन शामिल करना, समझना। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और मुझे नहीं लगता है कि मैं इस सबक को एक दिन में कंप्लीट कर पाऊँगा। तो ऑन इनटू के सिलसिले में जो यूज़ नंबर 3 है, अभी तो 26 में से 2 ही हमने पढ़ा, तीसरा अभी बाकी है। तो इंशाअल्लाह ताला बकिया जो इसके अंदर चैप्टर्स जो प्रीपोजिशंस हैं इनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इट्स एनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।